डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग बताना चाहूंगा, प्रकाश किसे कहते हैं। क्या है प्रकाश? देखिए बेटा, लाइट क्या होती है? तो प्रकाश की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है? प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती। होता क्या है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और परावर्तन के पश्चात जब हमारी आंख में प्रवेश करता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख में बन जाता है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसकी चाहो तो आप एक परिभाषा लिख सकते हो, प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा अच्छी परिभाषा रहेगी। वैसे तो लोग बहुत उसकी लेंदी परिभाषा दे देते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के गुण, जो जरूरी टॉपिक है उनके विषय में बात। वैसे एक चीज इसमें आती, दीप्त वस्तुएं, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है? जैसे बल्ब है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सभी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। लेकिन स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे घर का जुगनू है, तो जुगनू स्वयं में प्रकाश देता है। सूर्य है वो स्वयं प्रकाश देता है। लेकिन जो कृत्रिम है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, तो ये कैसा है? कृत्रिम स्रोत है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम आपको चाहेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश के गुण क्या क्या है। नंबर 1, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। तो पहला गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, ठीक है, चमकदार तलों पर इसका परावर्तन होता है। ठीक है, चमकदार तलों पर क्या होता है? चमकदार तलों पर क्या? प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ये बात समझ में आई? प्रकाश की जो चाल है, निर्वात मतलब जहां वायु ना हो, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, नंबर 4 चाहे तो आप देखिए बहुत सारी होती हैं। प्रकाश आप कह सकते हैं ये अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कह सकते हैं प्रकाश को आप स्वयं नहीं देख सकते। अच्छा, एक बात और होती है, जो पारदर्शी माध्यम होते हैं उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए पानी से प्रकाश वायु हो गया, तो अपवर्तन है, अपने मार्ग से वह झुक जाएगा। तो आप देख सकते हो पारदर्शी माध्यमों
पारदर्शी माध्यमों में इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो 4-5 गुण आप याद कर सकते हैं। ये अदृश्य होता है, ये भी कह सकते हैं। अगला नंबर डाल के कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां तक बात मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला है प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग है आपकी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या होता है। अब इसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे माना कोई ये तल है, इस पे एक तरफ पॉलिश करा दी जाए और ये चमकदार तल है। ठीक है, तो प्रकाश यहां से आएगा, यहां पर एक लंब खींच ली, जैसे हम अवलंब कहते हैं, और ये प्रकाश ये आया और माना ये चला गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण इसे क्या कहते हैं बेटा? परावर्तित। मेरे भाई क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको कहते हैं अविलंब। क्या कहते हैं बेटा? अविलंब। ठीक है, और इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। सही है, तो प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा चाहे तो आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। ठीक है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात शायद समझ में आपको आ गई होगी। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला हेडिंग है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश की परावर्तन की नियम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए होता क्या है, मैंने कहा था ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इस बिंदु पर एक लंब खींचा जाए तो इसे हम कहते हैं अवलंब। ये माना एक पॉलिश किया हुआ है और दूसरी तरफ ये तल कैसा है? चमकता है। तो माना ये कोण और दूसरा ये अवलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण होता है उसका नाम होता है आपतन कोण। इस वाले का आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण। और ये वाला होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन कोण। तो देखें यहां लिख सकते हैं आप, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम क्या है बेटा? जरा ध्यान दें। प्रथम नियम। प्रथम नियम, पहला नियम लिखते हैं हम। है क्या? देखिए आप लोग, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? आपतित किरण, आपतित किरण
कॉमा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपका कौन सा नियम हो गया? पहला नियम। ठीक है। द्वितीय नियम यहां लिखेंगे, द्वितीय नियम क्या होता है बेटा? ध्यान दें, ये आपतन कोण है और ये कौन सा है? परावर्तन कोण। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है और परीक्षा की दृष्टि से मैं समझता हूं बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उस पर बहुत अधिक ध्यान दें। चलिए, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन पढ़ते हैं प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। अगली हेडिंग है हमारी प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसे लिखिए, प्रतिबिंब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश जब किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, यानी कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस दूसरे बिंदु को उस पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। प्रतिबिंब की डेफिनेशन इसकी नहीं आएगी जहां तक मैं समझता हूं, आपको समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको उसे समझा दूं। तो प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश किरण चलने के बाद जब परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, एक आभासी और एक वास्तविक। ये है दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कैसे होते हैं? नंबर एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब। ये दो होते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को उस पहले वाले वस्तु का जो दूसरा जो बिंदु मिला वह उसका क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तव में मिलता है। ऐसा अगर आभास होता है तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। क्या इंपॉर्टेंट है? अंतर। तो यहां आप अंतर लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। अंतर, ठीक है। अंतर कैसे लिखेंगे हम लोग? एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब
और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक तरफ हमने क्या ले लिया, आभासी प्रतिबिंब, और एक तरफ ले लिया वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 1, ये सदैव उल्टा बनता है, ये सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है बेटा, उल्टा। इसमें ले ली, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो कैसा बनेगा, उल्टा। अच्छा, आभासी कैसा बनेगा, ये सदैव सीधा बनता है, ये सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। नंबर 2, बात समझ आई। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे माना ये ऐसे करके कोई दर्पण है, यहां पर मानो कोई वस्तु रखी है, यहां से प्रकाश चला, यहां बना, ऐसे करके। अगर इधर बनना है ये उल्टा बनेगा, और अगर इधर बनता है तो सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखें नंबर 2, ये दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है। नंबर 2, ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, सामने पीछे समझ में आया, इसका इधर बनेगा और इसका इधर बनेगा। बात समझ में आ रही है आपके। देखिए मैंने आपको बताया प्रथम क्या होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। वास्तविक क्या होता है कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण चलने के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु में मिलती है तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तव में मिलती नहीं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। इसकी डेफिनेशन आपको नहीं आएगी, अंतर आता है, इसलिए मैंने अंतर आपको लिखाने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि अंतर याद भी आपको हो जाए। यहां तक बात शायद समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये सदैव अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो नंबर 3, ये अवतल दर्पण में बनता है। किससे, ये अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, ये है समतल दर्पण तथा कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, इसको अगला नंबर है, इसको पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 4 लिखने आप, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे नंबर 4, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। इसको पर्दे पर प्राप्त, यहां देखिए, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है, नोट कर लें यहां तक आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करूंगा दर्पण की। देखिए दर्पण होता क्या है, ये बात को ध्यान देना है। तो दर्पण कोई ऐसी चीज नहीं है, आप लोग रोज दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दर्पण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शीशा है और उसको एक तरफ हम पॉलिश करते हैं, कलई करते हैं, और दूसरी तरफ हम चेहरा देखें तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण। तो जब कोई इस प्रकार की कोई वस्तु हो
जैसे जब कोई पारदर्शी माध्यम हो तो एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे तरफ प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे समावेश को या इस प्रकार की चीज को क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं। बात समझ में? ये ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसकी परिभाषा तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए दर्पण क्या है। जैसे मानना कोई परावर्तक चीज है, यहां पर इस प्रकार से है, आर पार हम देख सकते हैं, इधर हमने पॉलिश कर दी तो इधर प्रकाश का परावर्तन ऐसे लौटेगा, यूं गया यूं लौटा, ऐसे कर लौटेगा, तो इसमें क्या चित्र बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दर्पण। दर्पण क्या होता है कि जब कोई पारदर्शी माध्यम पर के दूसरी तरफ, एक तरफ पॉलिश कर दिया, दूसरा तल परावर्तक हो, यानी इधर प्रकाश वापस होता हो, पढ़ के लौट जाता हो, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? हम ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कई प्रकार का होता है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करूंगा समतल दर्पण के विषय में। किसके बेटे? तो दर्पण समझ में आ गया होगा। तो नंबर 1 मैं बात करूंगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के विषय। ये समतल दर्पण क्या है, इस विषय में बात करते हैं। समतल, आप शायद जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक, मान लीजिए कोई प्लेट है, इस प्रकार समतल है, इस प्रकार से एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, तो ये जो इधर वाला तल कैसा, परावर्तक तल कैसा होगा? समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा। तो ऐसे दर्पण का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? समतल दर्पण। तो आप कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, अगर डेफिनेशन आ जाए। ठीक है, चलिए चाहे लिख लें आप। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। बात सही। तो समतल दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या मिलता है? गुण मैं बात करूंगा इसका, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए गुण क्या क्या होते हैं, मैं इस विषय में आपसे बात करूं तो मैं आपको पहले तो समझाना पसंद करूंगा। जैसे घरों में जो दर्पण देखते, माना अगर वो समतल दर्पण है, तो जितनी दूर हम उससे होंगे वो तस्वीर उससे उतनी दूर पर बनेगी। नहीं बात? तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी दूर वस्तु होती है दर्पण से, उससे आगे उतनी ही दूर पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला गुण हो गया। पहला गुण क्या है? ठीक है, यहां लिख लिया, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से दूसरी तरफ, या लिख लिया दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। क्या लिख दें? प्रतिबिंब होता है। बात समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से दूसरी तरफ उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी दर्पण से, जैसे मान लीजिए ये दर्पण लगा, यानी ये दर्पण है, तो मैं इतनी दूर हूं तो प्रतिबिंब उतनी दूर आगे होगा। बात सही? चलिए नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सदैव आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी बनता है।
कैसा बनता है? आभासी बनता है, आभासी बनता है। नंबर 3, देखिए एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, अधिकतर अपन क्लास में पढ़ाई जाती नहीं, फिर भी आप ध्यान रखिए। जैसे आप 6 फुट लंबे और आपको पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है किसी समतल दर्पण में, तो आपकी लंबाई के आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए अगर स्पष्ट प्रतिबिंब देखें। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? समतल दर्पण में, समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब को, समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए, देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? आप 6 फुट लंबे हैं, अगर आपको सही अपना चेहरा देखना स्पष्ट, तो क्या होना चाहिए? 3 फुट का दर्पण होना चाहिए, तो आप उसमें स्पष्ट दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि भैया, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और भी होती है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। यहां तक मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से 1 नंबर का मेरे हिसाब से आना चाहिए। चलिए, अब मैं आपसे बात करूंगा गोलीय दर्पण। किसकी बात करूंगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अभी गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे माना एक कांच का कोई गोला है, ये कोई कांच का ही गोला है, खोखला गोला है, इसके किसी हिस्से को ऐसे काट दिया, किसी हिस्से को काट दिया, काट के माना एक हिस्सा ये हो गया इस प्रकार से, और उसके एक भाग पे पॉलिश करा दी, तो इस भाग में प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या, ऐसे दर्पण का नाम क्या है? गोलीय दर्पण। हो सकता है आपने ये वाला भाग काटा और इधर पॉलिश करा दी, तो इधर प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी कांच के खोखले गोले को का कोई भाग काट लिया जाए और उसकी एक तरफ कलई कर दी जाए और दूसरे तरफ प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? होता क्या है, ध्यान दें आप, कि जब किसी कांच के खोखले गोले का एक कोई भाग काट ले और उसके एक भाग पर पॉलिश करा दे और दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होने दे, तो ऐसे दर्पण का नाम क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? 2 प्रकार। नंबर 1, अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। लेकिन मैंने
गोलीय दर्पण की परिभाषा इसलिए नहीं लिखाई, गोलीय दर्पण मैंने आपको समझा दिया, चाहे तो आप मैंने जो कहा है आप उसे नोट भी कर सकते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले से काटकर कोई भाग काट लिया जाए, उसके एक भाग पर कलई कर दी जाए या पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण का नाम क्या होगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा आती नहीं है, मैंने समझा दी, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, मैंने आपको परिभाषा बता दी है। हाँ, अवतल दर्पण की परिभाषा आ जाती, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो यहां तक आप नोट कर ले, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए मैंने आपको अभी समझाया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो शायद समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक मैंने क्या बताया था? अवतल दर्पण, और नंबर दो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब देखिए होते क्या है, मैं इस विषय पर थोड़ा आपसे चर्चा कर लेता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताना चाहूंगा अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान दें आप। जैसे हमने मैंने कहा था ये इस प्रकार के वो हिस्सा लिया, यहां हमने पॉलिश करा दी और यहां पर प्रकाश का परावर्तन होना, ऐसे करके टकराया, ऐसे करके वापस चल गया, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है? ऐसा गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे हम? ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, और दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को, ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण? इसकी चाहे तो परिभाषा आप खुद लिख लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूं। समय का भी अभाव है, इस भाग में पॉलिश करा दी, प्रकाश का परावर्तन यहां हुआ इस प्रकार से ना, ये आया ऐसे करके जाए, तो ये क्या है? उत्तल दर्पण। क्या परिभाषा इसकी हुई? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश करा दी जाए तथा उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। केवल परिभाषा में चेंज कर लेना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कुछ परिभाषाओं के विषय में अवगत कराना चाहूंगा। यहां तक शायद आपको समझ में आ भी होगा, चाहे आप नोट भी कर सकते हैं, मैं समझता हूं उतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ आपको बढ़िया समझ में आ जाए, पेपर में आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि टीचर का कार्य ये होता है कि अगर बच्चे ने याद किया तो फिर पढ़ाना व्यर्थ चला जाएगा। तो देखिए, कुछ परिभाषाएं होती हैं जो पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन हमको पता होना चाहिए। पहली है दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र है
वक्रता त्रिज्या है, मुख अक्ष है, अविलंब है, दर्पण का द्वारक है, फोकस है, फोकस दूरी है, फोकस तल है। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन इनका अपने से कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी मैं समझाता हूं। माना ये कांच का एक खोखला गोला है, ये कांच का एक खोखला गोला है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। इसके इतने भाग को काट लिया जाए तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। इस पे हमने मान लीजिए पॉलिश करा दी, कि कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए परिभाषाओं के विषय में बात करते हैं कि ये माना एक दर्पण है, M1 M2 दर्पण है, और ये क्या गोले का केंद्र है सी, ठीक है। तो पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु पर स्थित जो बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो दर्पण दिख रहा है इसका जो मध्य बिंदु है P, इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात वक्रता केंद्र। तो जिस गोले से ये दर्पण काटा गया है उसका जो केंद्र रहा है, ये C, ये वाला, ठीक है, इस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। दूसरी है वक्रता त्रिज्या। अभी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यानी ये दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे मुख अक्ष। ये जो लाइन है इसको हम मुख अक्ष कहते हैं, CP को, ठीक है। अब है अविलंब दर्पण का द्वारक। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये वाला, इसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। M1 M2 क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। अब है मुख्य फोकस या फोकस, फिर फोकस दूरी की बात है। देखिए होता क्या है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा ये फोकस होता कहां। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चली आ रही है और परावर्तन के पश्चात जहां से गुजरे उसे हम फोकस कहते हैं। माना कोई प्रकाश कण मुख अक्ष के समांतर आई, माना यहां से आई और परावर्तन के बाद कहां से गई, फोकस, जिस बिंदु से जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये बात समझ में आई, फोकस। दूसरी बात फोकस दूरी। जिस बिंदु, तो इस फोकस से इस ध्रुव तक की दूरी, ये बीच वाली दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा इसी में, इस F और R में संबंध क्या होता है। ये दूरी यहां से यहां तक R होती है, जिसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और ये बीच वाली दूरी ये F होती है, और F बराबर लगभग होता है R/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन आपके क्लास में नहीं है, यानी इसको निगमन या इसको प्रूफ करना आपके क्लास में नहीं है, ये इंटरमीडिएट में है। इसलिए आपको केवल इस रिलेशन को याद रखना है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। चलिए अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताना चाहूंगा कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये इस विषय में मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो ये परिभाषाएं थी, ये पेपर में नहीं आती, केवल जानकारी होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। तो हम बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना। क्या है हमारी हेडिंग है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है इस विषय में थोड़ी बात हम आपसे करना पसंद करें। 2-3 बातें हैं, इसमें कोई खास नहीं है, और अगर आपने ध्यान दिया तो मैं समझता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, ये देखिए क्या है, जैसे अगर मान लीजिए अवतल दर्पण, ये दर्पण,
ये इसका ध्रुव है, यहां पे मान लीजिए इसका एफ है और यहां पे मान लीजिए सी। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी, मुख अक्ष के समांतर आएगी तो टकराकर कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो पहला रूल क्या है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, सॉरी मैं अपवर्तन कह गया था, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हैं? फोकस से। ये पहला रूल, ठीक है, क्योंकि पेपर में इसको नहीं आना है, लेकिन हमको जो डायग्राम बनाना होगा कि वस्तु यहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसमें हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा है अगर कोई वस्तु फोकस से होकर आ रही है, कहां से आ रही है? अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, यहां से आई फोकस से, अगर फोकस से आएगी तो टकराकर मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से आएगी तो क्या होगा? टकराने के पश्चात वह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ गए? अगर समांतर आएगी तो टकराकर फोकस से जाएगी और फोकस से आई तो फिर समांतर हो जाएगी। नंबर 3, अगर प्रकाश की किरण यहां ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण अगर सी से आई तो सी से ही वापस होगी। यानी अगर प्रकाश की किरण मुख वक्रता केंद्र से अगर गुजरती है तो वह उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। इन बातों पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो मुख अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष से समांतर हो जाएगी, और अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही कैसी हो जाएगी? वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। चौथा इसका गुण एक और भी होता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं दिमागी तौर से। अगर मान लीजिए ये है, ये ध्रुव है, अगर कोई प्रकाश की ध्रुव पे आए तो आपको एक नियम पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर ये आई तो ये उसी कोण पर चली जाएगी, क्योंकि ये आपतन कोण हो जाए, क्योंकि ये अवलंब है, और ये क्या परावर्तन कोण, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये चौथी बात है, सही है, क्योंकि बात अभी किसकी चल रही है? अवतल दर्पण की। इस अगर अवतल दर्पण की जगह अगर मान लीजिए सपोज किया जाए, ध्यान दो बेटा, अगर यहां अगर ये हो जाए, कैसा मैंने कहा था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तु। और अगर ये उत्तल दर्पण होता, कैसा होता? उत्तल दर्पण, तो इसमें क्या होता? ऐसा महसूस होता कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ध्यान दें आप लोग, अगर ये दर्पण उत्तल दर्पण होता तो क्या होता? दर्पण, ध्यान दें आप, अगर ये अवतल दर्पण होता तो अवतल दर्पण आपको मालूम है इस प्रकार से बनता है। यहां पर मान लीजिए बिंदु P है, प्रकाश किरण ये आई और आपको मालूम है समांतर जाती है तो मुख अक्ष के, इसका फोकस मान लें यहां पर है, तो ऐसा लगेगा ये फोकस से होकर आ रही है। सही है? कैसा दिखेगा? ये किरण मैंने कहा मुख अक्ष के समांतर अगर आती है तो ये लगता है कि फोकस से होकर ये आ रही है, फोकस से। ठीक है, तो फिर ये किरण कैसी होगी? ये लगेगा फोकस से होकर आ रही है, ऐसे, क्योंकि मैंने कहा था इसमें आभासी होता है। बात समझ आई? मैं यहां तक शायद आपको समझा पाया हूंगा, आप शायद समझ भी रहे होंगे कि इस प्रकार से ऐसा महसूस होगा। ठीक है, अब देखें ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की किरण
तो इसमें क्या याद रखिए, कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसमें कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इतनी सी बात है और इसमें कोई खास चीज नहीं है। तो यहां तक आपको शायद मैं समझा भी पाया हूंगा। तो चलिए, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन की बात करेंगे हम, जब वस्तु अनंत पर वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। जब वस्तु बेटा कहाँ रखी हो, अनंत पर। तो देखिए कुछ इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से, बात अवतल दर्पण की हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ ये दर्पण होगा, ये इसका बीच में कहीं इसका ध्रुव है, और यहाँ पर मान लीजिए F है, और यहाँ पर मान लीजिए C। तो जब प्रकाश की किरण जो मुख अक्ष के समांतर आएगी, वो परावर्तन के बाद कहाँ से आएगी, फोकस से। ठीक है, यहां से आएगी, कहां से आएगी, फोकस से। ये आएगी कहां से जाएगी, फोकस से। ये आएगी कहां से जाएगी, फोकस से। तो आप देख पा रहे हैं ये कहां पे बनना है, यहां पर बनना। ठीक है, तो ये बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, ध्यान दें आप। इसका चित्र बन गया। तो ये आपको आएगा कि किरण आरेख द्वारा समझाइए कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर है तो आपको मालूम है, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं कि अगर प्रकाश समांतर आता है तो फोकस से जाता है, सी से आता है तो सी से जाता है। अभी समांतर, क्योंकि अनंत पे जब प्रकाश रखा है, कोई वस्तु रखी है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि समांतर होंगी तो सभी फोकस से जो गुजरेगी तो बिंदु कहां पर, सी बनेगा। दर्पण के सामने बनना है तो वस्तु कैसा हुआ, प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक, बहुत छोटा बिंदु आकार का। ठीक है, और ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का बनता है। ये वास्तविक एवं उल्टा होता है, ये वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है बेटे, नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 समझ में आ गया, लिख सकते हैं आप इसको। अब जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत बार सी के बीच हो। सी का मतलब समझते हैं आप लोग, वक्रता केंद्र के बीच, सी के बीच हो, यानी वस्तु कहां रखी हो, जब अनंत और सी के बीच रखी। ठीक है बेटा, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहां पर इसका पी ध्रुव है, यहां पर मान लीजिए फोकस है, यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र है, अनंत बहुत दूर है, मान लीजिए वस्तु यहां पर है। ठीक है, जब यहां से जब प्रकाश अगर आया, मान लीजिए समांतर गया, तो कहां से गुजरेगा, सी से। और अगर ये सी से आया, कहां से आया, सी से, तो कहां, ये ऐसे अगर आया तो वापस कैसे, ऐसे ही होगा। तो दोनों कहां मिल रहा है, यहां पर। तो ये वस्तु का कैसा होगा, इसका नाम अगर ए बी कह दें तो इसका नाम क्या, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, किरण आरेख बन गया। क्या बताएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने तो वास्तविक बनता है। ठीक है, क्या बता देंगे कि किरण आरेख बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये आप उसमें बता सकते हैं। दूसरी बात, जब वस्तु सी पर हो, नंबर 3 बात करूंगा। नंबर 3 है जब वस्तु
सी पर, सी पर मतलब सी पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, कहां पर बेटा? वक्रता केंद्र पर है। यानी कुछ सिचुएशन इस प्रकार की हो सकती है, ध्यान दें आप लोग बहुत ज्यादा। ये माना एफ है और ये माना सी है, वस्तु कहां पे? यहाँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये वस्तु ये चली प्रकाश की किरण कहां जाएगी? परावर्तन की वजह कहां जाएगी? फोकस से। ठीक है, बात समझ में? अगर मान लीजिए ये फोकस से गुजर गई, अब मुख अक्ष की कैसे होगी? समांतर होगी, क्योंकि मालूम है आपको अगर एफ से गुजरेगी तो समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां बन गई है? ठीक है, क्या बताएंगे आप? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर मिलता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है क्योंकि दर्पण के सामने है, और कैसा होता है? वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं। ये आपकी 3 बातें हो गई। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बना? एफ पर। और जब वस्तु कहां पर? अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच। और जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर, उल्टा एवं वास्तविक। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब तो अगला नंबर है, जब वस्तु, चौथा नंबर है, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, एफ के बीच हो। वस्तु कहां है? सी और एफ के बीच है। वस्तु कहां बेटा? सी और एफ के बीच है। तो ध्यान दें, यहां मैं बनाता हूं आप, ये ध्रुव है, ये एफ है, ये आपका सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वस्तु यहां रखी, अब जैसे यहां से प्रकाश चला, अब कहां से गुजरेगा? फोकस से। बात समझ में आ रही? अगर मान लीजिए फोकस से गुजरता है तो क्या होता है? मुख अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब अच्छा एक बात और नोटिस करें, मैं आपको ध्यान से समझाना पसंद करूंगा। यहाँ एक टेबल नुमा बना के देखिए, यहां पर ऐसे वस्तु अगर अनंत पर है, कहां पर है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस। अब वस्तु कहां है? अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब कहां आएगा? बताइए, एफ और सी के बीच। वस्तु कहां बन जाए? सी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। वस्तु कहां आ जाए? एफ और सी के बीच। वस्तु कहां आ जाए? एफ और सी के बीच। या वहां पे सी पे था, एक मिनट, अब सी पे तो सी पे बनेगा। अब वस्तु आ जाए सी और एफ के बीच, सी और एफ, तो वस्तु आगे बढ़ रही, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच, उल्टा होता है। अब वस्तु कहां आ जाए? सी एफ पे आ जाए। अब जब वस्तु एफ पे आ जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत, उल्टा है। देखिए यहां है ऐसे सिचुएशन, ऐसे है न्यूमरल देखिए, दिख रहा है? अनंत वाली एफ जैसे आगे बढ़ेगी पीछे हटेगी। देखिए ध्यान से आप लोग, मैं समझाने की बात शुरू कर रहा हूं आपसे। अब ये प्रतिबिंब कहां बनना है? वस्तु से बड़ा, सी से और अनंत के बीच में। तो क्या बना? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनना है, वस्तु से बड़ा बनना है, उल्टा बनना है, और सी और पीछे अनंत के बीच में। सही है? नंबर 5वां है,
जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो, वस्तु कहां पर हो? F पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब वस्तु F पर होगी तो क्या सिचुएशन होगी, इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। ये P है, ये मान लीजिए F है, ये मान लीजिए C। अब वस्तु कहां रखी है? यहां पर। ये वस्तु जब ये प्रकाश की किरण यहां जाएगी समांतर, समांतर वाली कहां बनेगी बताइए? जब वस्तु कहां रखी है? F पर। उसको अच्छा ये थोड़ा अलग होता है ना, जब वस्तु F पर, अब जब वस्तु F पर रखी तो वहां होगी। अब जरा कोशिश आप समझने की हम करते हैं। ये किरण कहां जाएगी? समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से। अब देखिए दूसरी बात, अगर ये प्रकाश की किरण माना ऐसे ऐसे लग रहा सी से जा रही है तो टकराने बाद कहां भी जाएगी? सी पे। तो ये कहां मिलेगी? अनंत पर। ये कहां मिलेगी बेटा? अनंत पर मिलेगी। ठीक है, जब ये अनंत पर मिलेगी तो आप क्या बता सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। यहां पर कैसा बनेगा? ऐसे बहुत बड़ा यहां पर बनेगा। और कैसा बनेगा? जब सी से आ रही तो सी से जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु और फोकस पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये आप उसमें बता सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल चीज है, इसको थोड़ा याद रखें। अनंत से बनेगा तो F पर, इसको जो आगे बढ़ाएंगे ये थोड़ा पीछे भागेगा। अनंत तो C के बीच, तो F और C पर, C तो C के बीच, यहाँ C और F के बीच है तो यहाँ C और अनंत के बीच। अगर यहाँ F हो जाएगा तो फिर ये अनंत हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखें। ठीक है, ये सभी मैंने कहा था दर्पण के सामने जितने प्रतिबिंब बनते हैं सभी कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। चलिए अब आगे बात शुरू करते हैं। अगला नंबर, लास्ट नंबर है इसका, कि जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु आपकी रखी हो F और ध्रुव के बीच। ठीक है, छठा नंबर है, जब वस्तु F व P के बीच, P क्या है? ध्रुव बीच हो, F और P के बीच हो। अब जरा आप ध्यान दें तो क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसा कैसा आपको बन सकता है। चलिए, ये है मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, यहां पर इसका P ध्रुव है, यहां पर मान लीजिए F है और यहां पर मान लीजिए C। वस्तु यहां रखी, जब ये समांतर जाएगी तो ऐसा लगेगा कि ये वस्तु फोकस से गुजर रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए सी से जाएगी ऐसे करके तो ये इस प्रकार से इसकी टांगें फैलती चली जाएगी इस प्रकार, तो ये पीछे तो कभी मिलेगी नहीं, ऐसा लगेगा आगे मिल रही, आगे मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ ये इसका सीधा। तो आप बता सकते हैं कि जब वस्तु F और P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे है तो आभासी बनता है। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, केवल जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है तब प्रतिबिंब आभासी होता है। समझ गया मेरी बात? फिर से ध्यान दें आप, जब प्रतिबिंब F और P के बीच हो तो वस्तु जो समांतर होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। अब जो C से आएगी तो फिर C से गुजरने की कोशिश करेगी, लेकिन इसकी टांगें इस पर भी फैलती चली जाएगी तो ये कभी नहीं मिलेगी। तो फिर इनको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके। तो यहां ये लगता है कि ये यहां मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा है। दर्पण किधर बनना? पीछे, तो आभासी है, सीधा है, ये आप इसमें बता सकते हैं। तो यहां तक आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला हेडिंग है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल
दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें दो कंडीशन होती है, या तो वस्तु अनंत पे रखी हो, अनंत के बाद कहीं रखी होती तो कहां बनता है। तो पहले हम बात शुरू करते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, कहां हो बेटा, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो सिचुएशन देखें कुछ इस प्रकार की होती है। दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा है, अब उत्तल है, वस्तु माना यहां अनंत पे रखी है। तो याद रखिए आप लोग, इधर एक फोकस, यहां मान लें फोकस आप, इसके आगे यहां सी ले लें। तो देखिए वस्तु जब अनंत से प्रकाश आता है तो मुखक्ष से समांतर आता है। मुखक्ष के कैसा आता है, समांतर ऐसे आता है। ठीक है, अब वस्तु क्यों अनंत से आ रही है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। जब अनंत से आएगी तो आपको मालूम है कि इसमें आभासी तो ये लगेगा फोकस से ऊपर आ, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके आपको महसूस होगा। बात समझ पा रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार से प्रतीक। ठीक है, मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर मेरा कोशिश करना बेकार चला। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुखक्ष के समांतर आती है तो जब अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, तो ऐसा लगता है फोकस से आ रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा है, बिंदु आकार का, वस्तु से कैसा, दर्पण के पीछे बनना है तो आभासी। तो आप बता सकते हैं इसमें जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, बिंदु आकार का कह सकते हैं, आभासी बनता है। और कहां बनता है, फोकस पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह होती है इसकी, ध्यान दें आप लोग। मैं समझता हूं कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब वस्तु कहीं भी रखी हो अनंत छोड़ के, ठीक है, जब वस्तु अनंत छोड़ के कहीं भी रखी हो तो आप इसका जरा थोड़ा डायग्राम इस प्रकार से बना लीजिए। माना वस्तु यहां रखी, अनंत पे नहीं, अनंत छोड़ के बाकी कहीं पे रखी है तब। अब सोचिए अगर इससे वस्तु का प्रकाश अगर समांतर आ रहा है तो आपको क्या महसूस होगा। माना ये एफ है और माना यहां सी है, तो आपको महसूस होगा कि प्रकाश सी से वापस आ रहा है, ऐसे लगेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो किरण मुखक्ष से समांतर जाती है वो फोकस से ऊपर गुजरती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आपको लगता है। अगर मान लीजिए ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से कुछ चली जाए, ऐसे करके सी से, कहां चली जाए, सी से। अगर ये सी से जाएगी तो आपको मालूम है जब सी से जाएगी तो आपको सी से वापस होती नजर आएगी। तो ये प्रतिबिंब कहां बनना है, यहां पर, देख पा रहे हैं। अगर ये वस्तु ए भी मान ले और इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश ले ले तो प्रतिबिंब कहां बनना है, आप बता सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे ना होकर उत्तल दर्पण और कहीं रखी है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, इतना आप भी बता सकते हैं, यहां तक नोट भी कर सकते हैं चाहे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। यहां पर सपोज करें ये ध्रुव है, ये फोकस है और यहां पे बना सी है। वस्तु मान लीजिए यहां पर रखी, यहां से जब वस्तु के प्रकाश चलेगा तो फोकस से ऊपर गुजरेगी। ठीक है, और अगर वो सी से आएगी, एक मिनट थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं इसको। अगर ये वस्तु सी मान लीजिए यहां पर है, सी से आएगी तो फिर उसी रास्ते वापस लौट आएगी, ये वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, ये ध्रुव है, दूरी
यहां से नापी जाती है। समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 बात होगी। ये परिभाषा में नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल करने के काम में आएगा। तो समस्त दूरियां P से नापी जाएंगी। अगर ये आपतित इधर से आने वाली प्रकाश, हमेशा वस्तु को इस साइड रखा जाता है। पृथ्वी चाहे इधर बने चाहे इधर, वो दूसरा मैटर है, लेकिन वस्तुएं किधर रखी जाती हैं? ये दर्पण के बाईं ओर। दूरियां जो भी नापी जाती है वो कहां से नापी जाती है? ध्रुव से। ये बात समझ में आई? आपतित प्रकाश की किरण में कोई दूरी नापी जाएगी। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है और उसकी दिशा में नापेंगे तो प्लस होगी, उसकी विपरीत दिशा में माइनस। यानी हम कहना चाहते हैं कोई वस्तु अगर इधर नापूंगी तो माइनस और इधर नापूंगी तो प्लस। यानी इधर नापूंगी तो कैसी होगी? प्लस, और इधर नापूंगी तो कैसी नपेगी? माइनस। नापी कहां जाएगी? यहां से। ठीक है, अगर मान लीजिए यही डायग्राम ले लिया जाए। हाँ, एक बात और याद रखें, वस्तु की दूरी जो होती है उसे U से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको B से लिखते हैं, और जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है बेटा? फोकस दूरी, उसको किससे लिखते हैं? F से। बात समझ में आई? तो वस्तु इधर नापेगी तो प्लस और इधर नापेगी तो माइनस। यहां से नापी जाएगी, चाहे इधर नापे चाहे इधर नापे। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आप देख रहे हैं वस्तु यहां है तो U कैसी नपेगी? माइनस। B कैसी होगी? ये भी माइनस, क्योंकि इसे इधर नापा है। और F कैसी होगी? ये भी माइनस। R नापो, ये भी माइनस, यानी इसमें सब माइनस है। तो आप कह सकते हैं अब तक दर्पण में अधिकतर सब चीजें कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इस बात को आपको ध्यान देना, बहुत डीपली ध्यान देना, और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे अवगत कराएंगे। ये बात शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। ध्यान से। दूसरी बात, अगर ये मुकक्ष है तो दूरियां ध्रुव से मुकक्ष के समांतर नापी जाती है। अगर इधर नापी जाएगी यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में तो माइनस, और आपतित किरण की दिशा में नापेंगे तो प्लस। हाँ, एक बात याद रखिए, जैसे वस्तु की दूरी ऊपर नापना है तो ऊपर भी प्लस नपेगी, इधर कैसे नपेगी? प्लस, और नीचे नापूंगी तो कैसे नपेगी? माइनस। जैसे आप लोगों को याद होगा, आपने इस प्रकार से जो चतुर्थांश बनाया होगा, इधर x प्लस, इधर x माइनस, और इधर y प्लस, और इधर y माइनस। उसी तरह है कि दूरी यहां से इधर नपेगी तो प्लस, इधर नपेगी माइनस, और ऊपर नपेगी यानी वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी तो प्लस, और नीचे नपेगी तो बस तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहेगी? माइनस की। ठीक है, और ऊपर प्रतिबिंब रहेगा तो फिर प्लस रहेगी। ये बात शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। एक बात, इस दर्पण में U और BF में संबंध होता है, तो 1/U प्लस 1/B बराबर 1/F। ये UBF में रिलेशन होता है। U क्या है? वस्तु की दूरी। B क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। यहां तक शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। आप यहां तक चाहें तो आप, अच्छा एक बात थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ये UBF में जो संबंध है, ये आपके लिए मैं समझता हूं कहना चाहिए, ये 12th में इसका प्रूफ। हाई स्कूल में केवल इसमें फार्मूला आएगा। याद रखिए, दूरी यहां से नापनी, इधर नापनी तो माइनस, इधर नापनी प्लस, ऊपर नापनी प्लस, नीचे नापनी तो माइनस। यहां तक आप नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए, रेखीय आवर्धन की बात है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इस विषय में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर दर्पण है और उसके मान लीजिए फोकस है, यहां पर सी वक्रता केंद्र है, यहां पर कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए उसका प्रतिबिंब कहीं बन गया, जहां भी मान लीजिए अगर यहां बनना है तो यहां कोई प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया, सपोज कर। ठीक है, इसे हम अगर ये मान लें, अगर हम इसे आई कह दें, प्रतिबिंब की लंबाई आई कह दें और वस्तु की लंबाई को ओ कह दें,
ठीक है, समझ पा रहे हैं। पृथ्वी की लंबाई को आई कह दे और वस्तु की लंबाई को ओ कह दे तो इनके अनुपात को आई बटे ओ, इनके अनुपात को उस प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। याद रहे की परिभाषा क्या है, किसी दर्पण में प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को, ठीक है, उस प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आई? क्या है कि कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्या है कि किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और उसकी वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये रेखीय आवर्धन की आवश्यकता क्या है, मैं इस विषय पे 1 मिनट बात आपसे करना चाहूंगा। देखिए, रेखीय आवर्धन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो कितने गुना है, आधा है, 2 गुना है, 2.5 गुना है, कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, ये जो निकालने का एक तरीका, उसका नाम क्या है, रेखीय आवर्धन। बेटा जरा ध्यान दे, रेखीय आवर्धन क्या होता है। जैसे ये बेटा प्रतिबिंब की लंबाई है, मान लीजिए आई, और यह है वस्तु की लंबाई ओ मान लीजिए, तो क्या होता है कि किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब, किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात, किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अतः m बराबर आई बटे ओ आप लिख सकते हैं। इसमें एक रिलेशन और भी होता है, u और b में भी संबंध होता है, लेकिन उसकी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। चलिए मैं इसमें कुछ रिलेटिव आपको क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा दिया जाए कि एक दर्पण की, अब तो दर्पण की फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन है आपको दिया f बराबर है 15 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है कि r क्या होगी। तो देखिए, f बराबर मैंने क्या बताया था, r बटे 2, f कितना 15, r बटे 2, r बराबर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक बात आप पूछना भूल गए होंगे, अब तक दर्पण तो से माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए, लेकिन यह माइनस का मतलब नहीं है उससे कितनी गुनी है, तो ये कितनी 2 गुनी है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 30 सेंटीमीटर है। यह सिंबल की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हमने यह सिंबल को यूज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा जो प्रॉब्लम हो। मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 पार्ट कर रहा हूं। आज एक मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन कराने के बाद इस चैप्टर को आधा आज क्लोज करूंगा, आधा मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा फोकस दूरी कैसी, अवतल दर्पण है तो आपको मालूम है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु हमेशा माइनस की होती है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी तो -10। बात समझ पा रहे हैं? नहीं बात समझे? कह रहा है अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ये होता है, तो यहां से इधर नापे तो फोकस दूरी तो माइनस होगी, वस्तु तो इधर होती है तो माइनस होगी। तो कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा और ये वास्तविक होगा या आभासी होगा। चलिए, मैं पहले तो बी निकालने के विषय में चर्चा करूंगा। मैंने फार्मूला बताया, बनापान है बराबर बनापान यू प्लस बनापान बी प्लस बनापान यू प्लस 1/-5। बी पता नहीं, हाँ जिसको निकालना होता उसका सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां चाहते 15 लिखते तो यहां 30 आ जाता, क्योंकि दोनों ही माइनस के, तो माइनस को कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो गुना है, कितनी गुनी त्रिज्या होगी तो उसका कोई मतलब है। -1/5, इसको इधर ले आइए तो +1/5 को 1/b रहेगी। लघुत्तम 1/b तो यही, लघुत्तम 10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी -2 और 10 से करना है 1 प्लस का बनापान b बराबर -1/10 यानी -b बराबर कितना होगा 10
और b बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, जो b है वो माइनस की इसका मतलब इधर ना पाएगी तो दर्पण के सामने बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, अधिकतर हम लोग कभी क्वेश्चन में, मैं आज आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, यहां तक क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे हमारे चैनल पर आप कमेंट करके बताएंगे। रेखीय आवर्धन से कैसे समझ सकते हैं कि हम ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की ओर, वस्तु ऊपर की ओर ली जाती, तो ये तो प्लस की ओर होगी, और ये कैसी ली जाएगी? नीचे की। बेटा जरा ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें। एम बराबर क्या है? आई बटे ओ। आई माने प्रतिबिंब की दूरी, ओ माने वस्तु की दूरी। तो ये तो ऑलवेज प्लस है, नहीं ये तो ऑलवेज माइनस है, क्योंकि वस्तु की दूरी है। आई अगर नीचे है, मतलब ओ सॉरी, ओ वस्तु की दूरी है, तो ये तो ऑलवेज प्लस है। आई कैसी? अगर नीचे है तो कैसी होगी? माइनस की। समझ रहे हैं आप? तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस। तो अगर रेखीय आवर्धन माइनस है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनना? वास्तविक। समझ रहे हैं? और अगर ये प्लस है और ये आई भी प्लस है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनना? सीधा, तभी तो प्लस होगा। और प्लस 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 इसका मतलब प्लस, रेखीय आवर्धन प्लस आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेखीय आवर्धन अगर प्लस आ जाए तो याद रखिए कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो आप रेखीय आवर्धन से इस बात का एहसास कर सकते हैं कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी। अगर रेखीय आवर्धन प्लस है, क्योंकि मैंने कहा ओ तो प्लस होती है, अगर आई प्लस है यानी आई भी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर कब बनेगा? जब दर्पण के पीछे होगा, तो यानी रेखीय आवर्धन प्लस है, इसका मतलब आप कह सकते हैं बस प्रतिबिंब कैसा है? प्लस है, तो आभासी। और अगर ये माइनस आ जाए तो माइनस कब होगा? वो प्लस की है, आई माइनस, आई नीचे माइनस, कब नीचे की ओर होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक हो जाए। यानी रेखीय आवर्धन माइनस है, तो आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और रेखीय आवर्धन प्लस है, तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, यदि हमारे देखिए आप लोग अगर हमारा सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हम आपको ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब से होता क्या है, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है और हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स दे सकें। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।